हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी। हाँ जी, हम पढ़ रहे हैं, जस्ट अ सेकंड, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। हाँ जी, टी टेस्ट। टी टेस्ट क्या है? एक स्मॉल सैंपल टेस्ट है, सैंपल साइज लेस देन 30 है, ठीक है। और एक पहचान क्या है यहाँ पर, जो एसडी है वो अननोन होता है। सर एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, या ये टी जेड और जो एफ टेस्ट होते हैं ये तीनों के तीनों पैरामीट्रिक है? हाँ जी, ओके। और इसके अलावा जो काई आता है वो नॉन पैरामीट्रिक में आता काई नॉन पैरामीट्रिक है। है? ओके। हाँ जी, टी टेस्ट क्या है? एक स्मॉल सैंपल टेस्ट है, सैंपल साइज लेस देन 30 होता है, और यहाँ पे एसडी जो होता है वो अननोन होता है। तीसरी बात जो याद करनी है, ये किसने डेवलप किया? विलियम गोसेट ने इन 1908 1908 में। इसका पेन नेम क्या है? स्टूडेंट टी टेस्ट बोलते हैं इसको। ये 4 से 5 बातें आपसे टी टेस्ट के बारे में पूछेगा कि टी टेस्ट क्या है? स्मॉल सैंपल टेस्ट है। स्मॉल सैंपल में क्या होता है कि सैंपल साइज लेस देन 30 होता है, और यहाँ पर एसडी अननोन होता है, पता नहीं होता। किसने डेवलप किया है? ये विलियम गोसेट ने। पेन नेम क्या है इसका? निक नेम क्या है? स्टूडेंट टी टेस्ट है। इसका फॉर्मूला क्या है? डेविएशन फ्रॉम द पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, बताया था ना, पॉपुलेशन के मेजर को हम पैरामीटर बोलते हैं। बाय में क्या करना है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल स्टैटिक, सैंपल के मेजर को स्टैटिक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अपन ने जो मेनली पढ़नी है वो पढ़नी है इसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन का मतलब है इसके फॉर्मूलाज कहां कहां यूज होते हैं। यस, कुछ मैंने पहले ही लिख दिया, थोड़ा इजी हो जाएगा। हाँ जी, एप्लीकेशन ऑफ टी टेस्ट सबसे पहले है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन मीन। यहां पर क्या है? एसडी अननोन है और सैंपल साइज क्या है? स्मॉल है। फॉर्मूला है टी टेस्ट निकालने का, टी निकालने का, एक्स बार माइनस म्यू बाय में एस इंटू रूट एन, स्केयर रूट एन। एन का मतलब है यहां पर सैंपल साइज, और एस का मतलब है मॉडिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल। अब एस कैसे कैसे निकल सकता है? एस 3 तरीके से निकल सकता है। एक निकल सकता है एक्चुअल मीन से, एक निकल सकता है एज्यूम्ड मीन से, तीसरा निकल सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन जब गिवन हो उससे। पहला है वही है जैसे अपन क्या करते थे, मीन निकालते थे। पहले अपने पास एक्स गिवन होता था, फिर अपन एक्स बार निकालते थे, एक्स माइनस एक्स बार करके डेविएशन निकालते थे, फिर अपन इस डेविएशन को नाम देते थे डीएक्स, फिर अपन डीएक्स की स्केयर करते थे, फिर उसका सम अप करते थे, सिग्मा डीएक्स स्केयर आ जाता था। ये वही है जो सिग्मा ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार का होल स्केयर है, यही सिग्मा डीएक्स स्केयर है बाय में एन माइनस वन। एक तरीका होगा ये कब लगाना है? जब आप क्या कर रहे हो, डेविएशन किससे निकाल रहे हो? एक्चुअल मीन से निकाल रहे हो। सेकंड वन है जब आप एज्यूम्ड मीन से निकालो, यानी कि यहां पर x माइनस ए करके d निकल जाएगा, फिर आप उस d की स्केयर कर दोगे, ठीक है। माइनस डी बार का स्केयर इंटू एन बाई एन माइनस वन, सारे का स्केयर रूट। जब डेविएशन एज्यूम्ड मीन से निकालना हो तब ये फॉर्मूला लगाना है। तीसरा फॉर्मूला है एस निकालने का, जब जो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन हो तब ये फॉर्मूला लगाना है एन बाई एन माइनस वन, सारे का स्केयर रूट इंटू में एस। एस ये बाहर है, अगर अंदर लेना तो एस स्केयर करके लेना पड़ेगा, बाहर रखना है तो अकेला एस लिखना पड़ेगा। हाँ जी, समझ में आया या दोबारा से रिपीट करो कोई चीज? हाँ जी, बता दो भाई। क्या सर? हाँ, टी टेस्ट के अंदर भी जो स्टेप अपन ने कल जेड के लिए पढ़े थे, ठीक है, यानी कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट का जो क्राइटेरिया था वो इसमें भी सेम ही रहेगा। क्रिटिकल वैल्यू और कंप्यूटेड वैल्यू को कंपेयर करेंगे, कंप्यूटेड वैल्यू कम आती है क्रिटिकल से तब एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे।
हाँ जी, दूसरा हमारा जो कैटेगरी है हाँ जी, इसमें है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। अब क्या है, दो मीन के बीच डिफरेंस के बारे में क्या कहता है ये। इंडिपेंडेंट सैंपल है। इंडिपेंडेंट सैंपल समझते हो कि पहले का दूसरे पर, दूसरे का पहले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला रहेगा t इक्वल टू एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू बाई एस इंटू में रूट स्केयर रूट n1 इंटू n2 बाय में n1 प्लस n2। ठीक है, इसमें भी s तीन तरीके से निकलेगा। पहला तरीका है एक्चुअल मीन वाला, ठीक है, डेविएशन लिख लेंगे दोनों के, एक्स बार वन का डेविएशन की स्केयर, एक्स बार टू के डेविएशन की स्केयर, ठीक है, बाय में n1 प्लस n2 माइनस 2 करेंगे। यहां पे ये ध्यान रखना क्योंकि टू सैंपल साइज है, दो है ना यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, दो सैंपल उठेंगे। सेकंड है एज्यूम्ड मीन वाला। एज्यूम्ड मीन वाला ये वाला रहेगा, ये इसका भी स्क्वायर रूट कर दो, x1 माइनस a1 प्लस सिग्मा x2 माइनस a2 का होल स्क्वायर माइनस n1 इंटू एक्स बार वन माइनस a1 का स्क्वायर माइनस n2 x बार टू माइनस a2 का स्क्वायर बाय में n1 प्लस n2 माइनस 2 सारे का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट। उसके बाद तीसरा रूट आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। हाँ जी, तीसरा आता है जब एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू सैंपल S1 एंड S2 आर गिवन, तब ये फॉर्मूला लगाना है आपने n1 माइनस वन इंटू में S1 का स्क्वायर प्लस n2 माइनस वन इंटू में S2 का स्क्वायर बाय में n1 प्लस n2 माइनस 2। जी नोट कर लिया ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बतानी है, वो ये बतानी, हाँ जी, जो पहले वाला पोर्शन था ना उसके अंदर एक चीज लिख लीजिए, जो पहले वाला पॉइंट था उसमें लिख लीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो निकलेगी n-1 करके। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगी n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिनोटेड बाय v, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम टी टेस्ट है। हाँ जी, ले लो जाके। क्या हो गया? हाँ जी, नोट हो गया। हेलो, यस सर, डन। हाँ जी, हाँ जी, थर्ड वन, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस about difference between two means with dependent sample। अब एक ही सैंपल पे दो बार काम किया जाएगा, मतलब एक ही चीज पे दो बार काम किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि तभी डिपेंडेंट सैंपल होगा ना। इसके लिए जो एग्जांपल्स आते हैं वो आते हैं बिफोर आफ्टर, मतलब कहाँ यूज होता है, बिफोर आफ्टर के केस में, या फिर आप कह लो
विदाउट कोचिंग, आफ्टर कोचिंग। इंपैक्ट देखते हैं हम, ठीक है। जैसे आपको पढ़ाए के बिनी पहले दिन ही मैंने टेस्ट ले लिया कि नेट के बारे में क्या जानते हो, फिर पढ़ाकर टेस्ट लिया, डिपेंडेंट सैंपल, ठीक है। इसी का नाम होता है, जो डिपेंडेंट वाला है, इसी को बोलते हैं पेयर्ड टी टेस्ट, ठीक है। पेपर में सवाल आए कि पेयर्ड टी टेस्ट किसको बोलते हैं, नीचे लंबी लंबी ऐसी लाइनें लिखी हो, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस इज अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स विद डिपेंडेंट सैंपल विद इंडिपेंडेंट सैंपल, पॉपुलेशन मीन। तो हम किसको कहेंगे, हम कहेंगे डिपेंडेंट सैंपल वाले केस को बोलते हैं पेयर्ड टी टेस्ट, ठीक है। इसमें हम बिफोर आफ्टर वाला सीन मोस्टली नोट करते हैं, कोचिंग देने से पहले, कोचिंग देने के बाद, ये इंपैक्ट देखते हैं, ये वहां लगता है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है भैया टी निकालने का डी बार बाय एस इंटू एन। अब डी बार क्या है यहां पे, मीन ऑफ द डिफरेंस, ठीक है। जिससे सिग्मा डी बटा एन कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। एन आपको पता ही है सैंपल साइज होता है, ठीक है। इसमें जो हमारे लिए, या फिर इसमें ये और क्या कहते हैं, बटा एस लिखा है ना, इसमें एस निकालने के हमारे पास फिर वही पहले की तरह इसमें दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज सिग्मा डी माइनस डी बार स्केयर बाय एन माइनस वन, सारे का स्केयर रूट। दूसरा एस या निकाल सकते हो आप, इसको फॉर्मूले को खोल दिया इसने, इंटू एन बटा एन माइनस वन, सारे का स्क्वायर रूट, ये निकलेगा हमारा एस, ठीक है। फिर वैल्यू पुट अप करके यहां पे भी जो आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम ध्यान रखनी है, ठीक है, v निकलेगा यहां पर n माइनस वन करके, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पेपर में पूछे जाने की संभावना जिसकी होती है वो ये वाली होती है। नेक्स्ट, हाँ जी, उतार लिया ना ये? यस जो ये वाला है, या तो इससे तो प्रैक्टिकल भी आ जाएगा, अगर चौथे वाला जो हम पढ़ेंगे वो है ये टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। हमें देखे क्या बोलेगा, टी निकलेगा यहां पर आर वन माइनस आर स्क्र, सारे का स्क्वायर रूट इंटू रूट एन माइनस टू, ठीक है। यहाँ पे टी निकालना है, तो इसके थ्रू हमें छोटी सी, क्योंकि छोटा सा सवाल बनेगा, टी की वैल्यू निकालने के लिए आर और एन देके बोलेगा कि भैया टी टेस्ट से टी की वैल्यू निकालो। तो ये फॉर्मूला हमारे छोटे सवाल जो हमारे पेपर में आते हैं उसके लिए बन सकता है, ये आर बाय वन माइनस आर स्क्र, सारे का स्क्वायर रूट इंटू रूट एन स्क्वायर रूट एन माइनस टू, ठीक है। यहां पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने लेनी है, एन माइनस टू, ठीक है। हाँ जी, आया समझ में? हाँ जी, यस ठीक है। ये था हमारा टी टेस्ट। अब हमने जेड और टी निपटा लिए, ठीक है। बाकी रह गए काई स्क्वायर वगैरह, फिशर का जेड टेस्ट वगैरह,
ठीक है, वो हम निपटाएंगे कल। और क्या है अभी, ठीक है। वैसे चलो फिशर वाला जेड टेस्ट और काई स्क्वायर हम कल निपटाएंगे। फिशर का एफ टेस्ट भी है और फिशर का जेड टेस्ट भी है, दो निपटाएंगे। ठीक है, अब आपने कल और आज और परसों के काम में जो याद रखने वाला काम है वो है डेफिनेशन ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, दूसरा टाइप 1 टाइप 2 एरर, ठीक है। तीसरा आपने याद रखनी है क्रिटिकल वैल्यू, चौथा आपने याद रखना है वो कंपैरिजन, कंप्यूटेड वर्सेस क्रिटिकल वाली कंपैरिजन, जिसपे आप क्या करते हो, डिसीजन लेते हो एक्सेप्ट और रिजेक्ट का। पांचवी बात आपने ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और क्रिटिकल वैल्यू हो गया, रिजेक्शन रीजन हो गया, ठीक है। वन टेल टू टेल, ठीक है। ये थी टी और जेड की कॉमन बातें भी, किसी भी हाइपोथेसिस को सेट करके उसको एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना है, वो टी और जेड दोनों में सेम थी, ठीक है। बस ये क्रिटिकल वैल्यू वाला मामला टी और जेड में डिफरेंट है, बाकी सारा जो प्रोसीजर है वो सेम है, ठीक है। और आपने अब जेड टेस्ट में क्या ध्यान रखना है, जेड में ध्यान रखना है कि लार्ज सैंपल है, दूसरा ध्यान रखना है कि सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 है, तीसरा ये ध्यान रखना है कि इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन होता है। बाकी फॉर्मूलाज मैंने इसके आपके लिखवा दिए। टी में क्या ध्यान रखना है, स्मॉल सैंपल टेस्ट है, सैंपल साइज लेस देन 30 होता है। तीसरी बात ध्यान रखनी है कि स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन नहीं होता। हाँ जी, अब बताओ किसी को कोई डाउट रह गया हो? हेलो, यस सर। हाँ जी, बन की बात है। अभी दो टेस्ट तैयार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो तो जाएंगे, बट सर ये फॉर्मूले ही इतने खतरनाक है इसके। कोई बात नहीं, एक बार दो बार वैसे पेपर में नहीं आते, परंतु हम कोई चांस तो नहीं लेना चाहते ना। जी सर। हाँ जी, सर ये तो लास्ट हम में क्या लिखा है, कौन से वाला? स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन लिखा है ई टेस्ट का? कांटा मारा है जी मैंने, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता होता। अच्छा, मेरे को सुना नहीं ना, ठीक है। ए अननोन, ठीक है, क्योंकि हर चीज हम बार बार वही चीज लिखते रहेंगे तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। ओके। ठीक है, हाँ जी। आज अब हमारा रहता है रिटायरमेंट बेनिफिट, थोड़ा सा उसको निपटाएंगे। कोई प्रीवियस टॉपिक तैयार करके आए हो? हाँ जी, पैरेलल में दो सब्जेक्ट चल रहे हैं कि एक तो स्टैट्स और दूसरा एचआरएम? टैक्स। अच्छा, तो टैक्स में रिटायरमेंट, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। रिटायरमेंट बेनिफिट, पार्ट्स ऑफ सैलरी। ओके ओके, ठीक है सर, ओके। हाँ जी, हाँ जी, रिटायरमेंट बेनिफिट। कोई बता सकता है कितने रिटायरमेंट बेनिफिट होते हैं? पहले नंबर पर मिलती है ग्रेजुटी, दूसरे पर आती है कम्यूटेड पेंशन, तीसरे नंबर पर आती है
अनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव। चौथे नंबर पर आता है रिट्रीचमेंट। ऑन कंपनसेशन, सॉरी, कंपनसेशन ऑन रिट्रीचमेंट। फिफ्थ होता है VRIS, वॉलंटरी रिटायरमेंट इनकम स्कीम। ठीक है, लास्ट वन होता है ये PFs वगैरह फंड्स होते हैं। हाँ जी, पहले ग्रेजुटी क्या होती है? ग्रेजुटी एक रिवार्ड होता है। ग्रेजुटी क्या होता है? एक रिवार्ड होता है गिवन बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय फॉर द पास्ट सर्विसेज। पिछली सेवाओं के एप्रिसिएशन के तौर पर एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को जो रिवार्ड पे किया जाता है वो कहलाता है ग्रेजुटी। सेकेंड थिंग, कम्यूटेड पेंशन। पेंशन हमें दो टाइप से मिल सकती है, एक मिलती है मंथली। सम टाइम हम क्या करते हैं, हमारी मंथली पेंशन का कुछ पार्ट लमसम ले लेते हैं। ठीक है, लमसम जो पार्ट हम लेते हैं वो कहलाती है कम्यूटेड। तीसरी बात, जॉब के दौरान आपको काफी सारी छुट्टियां मिलती हैं, या तो वो लैप्स हो जाती हैं या फिर वो बाद में अनकैश हो जाती हैं, मतलब पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम पे ये पैसे हमें ड्यूरिंग द सर्विस भी मिल जाते हैं। ठीक है, या फिर रिटायरमेंट के टाइम पे भी मिल जाते हैं, वो कहलाता है अनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव। चौथा है एग्जांपल ऑफ कोरोना। व्हाट हैपेंड? हाँ जी, कंपनसेशन और रिट्रीचमेंट का मतलब है एग्जांपल ऑफ कोरोना। ठीक है, छंटनी पर क्षतिपूर्ति, निकाल दिया गया जॉब से, खाली हाथ नहीं निकालते, कभी भी कुछ ना कुछ देके निकालते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं कंपनसेशन और रिट्रीचमेंट। पांचवा है वॉलंटरी रिटायरमेंट, इनकम स्कीम, अपनी इच्छा से टाइम से पहले रिटायर हो लिया अपन। ठीक है, फंड्स में आ जाएगा हमारा PF, SPF, RPF। आई थिंक इसका चार्ट तो मैं समझा चुका हूं आपको। ठीक है, UPF, ये चीज। अब हम इसको पढ़ेंगे वन बाय वन। हाँ जी, सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रेजुटी। ग्रेजुटी 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 को बांट दिया भैया गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुली एग्जम्प्ट, ग्रेजुटी का मिलने वाला पैसा फुली एग्जम्प्ट। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दो पार्ट में बाइफरकेट कर देगा। फर्स्ट वन इज ग्रेजुटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल, यहां पे एक्ट नॉट एप्लीकेबल।
जब ग्रेजुएटी एक्ट एप्लीकेबल हो तब कैसे कंप्यूट करेंगे कि कितने पैसे ग्रेजुएटी से मिलने वाले एग्जम्प्ट रहेंगे और कितने पैसे टैक्सेबल होंगे। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा रूल। पहला है 15/26 इंटू सैलरी इंटू पीरियड ऑफ सर्विस। सेकेंड पॉइंट है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। तीसरा सवाल आप लोगों के लिए, मैक्सिमम लिमिट कितनी है? कोई बता सकता है? हाँ जी, पता है किसी को? सर 30,000। 20 लाख। 33% नहीं है? ग्रेजुएटी की बात कर रहे हैं जी हम। whichever is less that will be, बताओ क्या लिखूं, टैक्सेबल और एग्जम्प्ट? एग्जम्प्ट। जो तीनों में से कम होगा वो हो जाएगा एग्जम्प्ट। ठीक है, अब यहां पे एक वर्ड आया सैलरी। सबसे इंपॉर्टेंट इन सारे के सारे काम में रहता है मीनिंग ऑफ सैलरी। मीनिंग ऑफ सैलरी में रहता है बेसिक प्लस डीए। ठीक है, डीए एनी लेना है। दो टाइप का डीए हो सकता है, एक तो पार्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब रिटायरमेंट वाला हो सकता है, एक नॉर्मल हो सकता है। डीए कोई हो ले लेंगे। तो जो यहाँ पे सैलरी वर्ड लिखा है उसकी जगह ये वाला मामला कैलकुलेट करके फिट कर देंगे। ठीक है, जब नॉट एप्लीकेबल हो तब क्या करेंगे? तब पहला पॉइंट बनेगा हाफ इंटू एवरेज सैलरी of last 10 month into complete year of service। सेकंड पॉइंट वही एक्चुअल, थर्ड पॉइंट वही मैक्सिमम 20 लाख, चौथी वही बात, जो लेसर होगा कम होगा वो क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है? ठीक है, जो सैलरी लेनी है, ठीक है, बेसिक प्लस डीए, डीए रिटायरमेंट वाला हो, प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। ठीक है, इस सारे का सारा मामला कैलकुलेट करके, ठीक है, पिछले 10 महीने की सैलरी बना लेनी है, 10 से डिवाइड कर लेना, मतलब सारे मामले को जोड़ के 10 मंथ की एवरेज सैलरी लेनी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बेसिक की बजाय अगर मैं सैलरी लिख दूं नॉर्मल, यहाँ पे जो सैलरी लोगे आप, पिछले 10 महीने की सैलरी जोड़ के उसको 10 से डिवाइड करके फिर डीए रिटायरमेंट वाला फिर कमीशन ऑन टर्नओवर वाला जोड़ दोगे। ठीक है, वो आ जाएगा यहाँ पे मीनिंग ऑफ सैलरी। ठीक है, अब आपके लिए दो शब्द नए आ गए, पीरियड ऑफ सर्विस
और कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। कोई जानता है इनके बारे में? हाँ जी, पीरियड ऑफ Period सर्विस of मींस service टोटल होगा। जितने साल उसने वर्क और किया। कंप्लीट का मतलब क्या है? कंप्लीट का मतलब क्या है? पीरियड ऑफ सर सर्विस, कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस सर्विस। मतलब कितना था और कंप्लीट मतलब उसने कितना टाइम जॉब किया। हाँ जी, आप सभी भगवान करेगा आने वाले साल 2 साल में प्रोफेसर बनने वाले हैं। ठीक है, कोई 25 साल की जॉब करके रिटायर होगा तो कोई 30 साल की। फॉर एग्जाम्पल 25 साल 8 महीने जॉब की। ठीक है, यहां भी यही सेम लगा लो, 25 साल 8 महीने। ठीक है, पीरियड ऑफ सर्विस का मामला क्या है कि जब आपके मंथ हैं जो वो 6 और 6 से ज्यादा हो तो एक बढ़ा दिया जाएगा, आपकी जॉब कंसीडर की जाएगी 26 साल। कंप्लीट का मतलब क्या है? बेशक आपने 364 दिन काम कर रखा हो, नेक्स्ट में अभी एक दिन बाकी है ना, साल पूरा नहीं हुआ, तो जितने ईयर कंप्लीट हुए हैं सिर्फ उतने ही लेने हैं। डिफरेंस समझ में आया? यस सर। हाँ जी, यस किसी को ना आया हो? आ गया क्या? यस ओके, चलो जी, नेक्स्ट ड्रामा हम करते हैं पेंशन पे। ठीक है, आपको क्या लगता है कि जो मंथली पेंशन होती है, ठीक है, वो टैक्सेबल होती है या एग्जम्प्ट होती है? सर टैक्सेबल ही होती है। टैक्सेबल। बाय गैस और बाय श्योर? मंथली सर पेंशन आपने आपने पहले बताया भी हो जैसे मंथली पेंशन। फुली टैक्सेबल, वेदर गवर्नमेंट और नॉन। ठीक है, अब कम्यूटेड पेंशन की बात करते हैं। कम्यूटेड पेंशन में क्या है भैया? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सरकार का दामाद है, तो सरकार के दामाद जी से कोई भी लिया गया पैसा, बेटी के घर का पैसा खाना पाप है। ठीक है, तो वो मामला क्या है? फुली एग्जम्प्ट है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 2 सीन है। ठीक है, उसमें पहला सीन ये है कि रिसीव ग्रेजुटी, नॉट रिसीव। अगर रिसीव कर रहे हो, ग्रेजुटी रिसीव कर रहे हो, तो 1/3 ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू, ठीक है, या फिर आप इसको समझें कि नॉर्मल वैल्यू, ठीक है, 1/3 ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू या नॉर्मल वैल्यू विल बी एग्जम्प्ट।
ठीक है, अगर नॉट रिसीव्ड है तो हाफ ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू इज एग्जम्प्ट। हाँ जी, समझ में आई मेरी बात? हाँ जी, सर एक बार फिर से बता दो, रिसीव्ड ग्रेजुएटी में क्या है? अगर बस वही है, ऊपर ग्रेजुएटी नहीं अपने पढ़ के आए अपन, हाँ जी सर। अगर वो बंदा वो प्राप्त कर रहा है तो 1/3 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द पेंशन विल बी एग्जम्प्ट। अगर नहीं प्राप्त कर रहा तो हाफ ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू इज एग्जम्प्ट। ठीक है, अब कम्यूटेड अनकम्यूटेड का मामला क्या है? फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी 2/3 पेंशन, एक बात बताओ मेरे को, आपको किसी भी चीज में हिस्सा मिलता है, ठीक है, जैसे आपको अपनी किसी भी खाने पीने की चीज में आधा हिस्सा मिला या 1/4 हिस्सा मिला, तो जितनी वैल्यू हमें मिली है वो 1/4 के बराबर होगी या नहीं? अगर आपको 100 रुपए थे, घर वालों ने कहा कि भैया 4 हिस्सों में बांट लो, तो इट मीन्स आपको कितना मिला? 1/4। वो 1/4 कितने के बराबर होगा? 25। ओके। अब कोई बंदा अपनी पेंशन जितनी कम्यूटेड करवाएगा, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मान लो पेंशन 2/3 कम्यूट करवा ली, तो जो वैल्यू मिलेगी वो 2/3 के बराबर होगी ना। जितनी पेंशन मैं कम्यूट करवाऊंगा तो जो मुझे को राशि मिलेगी वो उतने के बराबर होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2/3 अपनी पेंशन का कम्यूटेड करवा लिया, ये तो है कम्यूटेड वैल्यू, मतलब जो कंप्यूट कराने के बाद, परंतु हमें चाहिए नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू कैसे बनेगी? उल्टा करके, यानी कि वास्तव में नॉर्मल वैल्यू कितनी थी? 9 लाख। यहां हमें 9 लाख रखना है। ठीक है, यहां समझ में आई मेरी बात? पता चलेगा कम्यूटेड का मतलब क्या है? जी सर। हाँ जी, ओके, इसमें है, हाँ जी, नेक्स्ट वन है हमारा अर्नड लीव। छुट्टियों के पैसे लोगे आप अगर आप लेते हो ड्यूरिंग सर्विस, फुली टैक्सेबल। अगर आप अपनी छुट्टियों के पैसे सर्विस के दौरान कंटिन्यूटी में ले रहे हो तो वो फुली टैक्सेबल है। ठीक है, अगर आप लेते हो रिटायरमेंट पे, ठीक है, अगर आप ले रहे हो रिटायरमेंट पे, ठीक है, रिटायरमेंट पे ले रहे हो तो भैया गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुली एग्जम्प्ट है। अंकिता जी देख लीजिए, ये बेनिफिट मिलने वाले हैं आपके हस्बैंड को। बैठे वो हैं, नहीं गए? है सर, गए गए? सर वो। हाँ जी। हाँ जी, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो
एक बात ध्यान रखनी है, ईयरली जो छुट्टियां अलाउड हैं वो 30 अलाउड है एज पर रूल। ठीक है, इसमें जो पहला पॉइंट है हमारा वो ये है, जितनी छुट्टियां आपकी पड़ी हैं आप उसको कहोगे पीरियड ऑफ अनअवेल्ड अर्नड लीव। इनटू एवरेज मंथली सैलरी। बी पार्ट है 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी। सी पॉइंट है मैक्सिमम लिमिट 3 लाख। डी पॉइंट है एक्चुअल रिसीव्ड। ठीक है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट। लिस्ट ऑफ द अबव इज एग्जम्प्ट। जो ऊपर वाले चारों पॉइंट में से सबसे कम आएगा। अनअवेल्ड अर्नड लीव का मतलब क्या, जो छुट्टियां, जितनी छुट्टियां आपने नहीं ली। ठीक है, जैसे 7 महीने की छुट्टियां नहीं ली तो 7 लिख दूंगा यहाँ पे। एवरेज मंथली सैलरी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। एवरेज मंथली सैलरी का मतलब क्या है, ठीक है, यहां पर 10 मंथ की एवरेज सैलरी लेनी, लास्ट 10 मंथ की। ठीक है, सैलरी के अंदर क्या क्या शामिल करोगे आप लोग, बेसिक, डीए। डीए कौन सा लेना है, रिटायरमेंट वाला लेना है, प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। ठीक है, यहां पे ये वाला मामला लेना है। हाँ जी, समझ में आया। हाँ जी, आपसे पेपर में सवाल सिर्फ क्या पूछ सकता है कि अर्नड लीव में मैक्सिमम छुट्टियां कितनी अलाउड होती हैं, 30 होती हैं। ठीक है, और दूसरी बात पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 3 लाख रुपए है। बस यही सवाल पूछ सकता है और कुछ नहीं पूछ सकता। चौथा है हमारा रिट्रीचमेंट कंपनसेशन। हेलो, यस सर। यस सर। कनेक्शन तो नहीं ब्रेक हुआ? नो सर। हाँ जी, इसमें क्या मामला है, छटनी पर आपको निकाल रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, इसमें पहला पॉइंट लेना है हाफ इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ इंटू पीरियड ऑफ सर्विस। पीरियड ऑफ सर्विस तो समझ में आ गया ना बात। दूसरी बात 5 लाख। तीसरी बात एक्चुअल अमाउंट। ठीक है, यहां पे जो सैलरी लेनी है बच्चों, एवरेज सैलरी लास्ट 3 मंथ की लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे मीनिंग ऑफ सैलरी अपन ने क्या लिखना है, आप कह सकते हो सैलरी प्लस अलाउंसेस, जितने भी टैक्सेबल अलाउंसेस होते हैं ना, प्लस
ऑल टैक्सेबल परक्यूजिट्स, ठीक है, बट क्या शामिल नहीं करना, बोनस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कहां पे, टू पीएफ, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, या फिर ग्रेजुटी वगैरह भी शामिल नहीं करनी, हाफ इनटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ, पीरियड ऑफ सर्विस, मैक्सिमम लिमिट 5 लाख, तीसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो तीनों में से कम होगा, जो कम होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, सैलरी प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस प्लस ऑल टैक्सेबल परक्यूजिट्स, शामिल क्या नहीं करना, बोनस नहीं करना, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं करना पीएफ वगैरह में, और ग्रेजुटी नहीं करनी। हाँ जी, लास्ट है हमारा वॉलंटरी रिटायरमेंट इनकम स्कीम, VRIS, वॉलंटरी रिटायरमेंट इनकम स्कीम, ठीक है। इसमें क्या लेना है, पहला पॉइंट जो आपने लेना है वो लेना है 3 इंटू सैलरी इंटू कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, सेकंड है जो आपका रिमेनिंग सर्विस है इन मंथ्स into salary at the time of the retirement, थर्ड पॉइंट है 5 लाख, फोर्थ है एक्चुअल, ठीक है, चारों में से जो कम आया वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। आपसे जो पेपर में सवाल पूछ सकता है, सबकी मैक्सिमम लिमिट आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यही सवाल पूछ सकता है। दूसरी बात पूछ सकता है, ठीक है, इसका ना हम वो पढ़ेंगे, एग्जम्पशन ऑफ इनकम का मैंने पहले भी शायद आपको चार्ट दिया था, कौन सी इनकम कौन से सेक्शन में आती है ये लिखवाई थी, हेलो, हाँ जी, सुन रहे हो मेरे को? यस सर, सुन रहे हैं। हाँ जी, दूसरा सवाल आपसे पेपर में ये पूछ सकता है, ग्रेजुटी किस सेक्शन में आती है, वो आती है एग्जम्प्ट है, मतलब ये 10-10 में आती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो एग्जम्प्ट है ना, पेंशन 10-10A में आती है, तीसरा है लीव सैलरी, ये है 10-10AA, फोर्थ है रिट्रीचमेंट कंपनसेशन, ये आती है 10-10B, फिर आता है VRIS, वॉलंटरी रिटायरमेंट इनकम स्कीम, ये आती है 10-10C में, ठीक है। जो इसका 6 पार्ट मैंने पीएफ वगैरह लिखे थे, वो जो मैंने लास्ट चार्ट करवाया था कल आपको,
सैलरी में लास्ट चार्ट नहीं करवाया था, एसपीएफ में कंट्रीब्यूशन, पीएफ में कंट्रीब्यूशन। ठीक है, आगे समझ में यहां तक? यस सर। हेलो, हाँ जी। पीएफ का जो चार्ट मैंने भेज दिया था, मैं एक सेकंड कॉल ले रहा हूँ बच्चों। सर अब आपकी ना आवाज कट रही है, पता नहीं मेरे को। हेलो हेलो। हेलो, हाँ नेहा। आ रही है, पहले कट रही थी आपकी आवाज। हाँ जी, यहां तक सबने नोट डाउन कर लिया? यस सर। हाँ जी, पिछले वाला कोई है किसी के माइंड में कुछ बताना? सर ये लास्ट में आप पीएफ के बाद में क्या बोल रहे थे यहाँ पे? ये मैंने लास्ट जो लेक्चर था सैलरी वाला, हाँ जी। उसमें करवाया था। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ जी, शिवानी जी करवा बताना है कुछ और लास्ट वाला? आज नहीं, फोन की बैटरी नहीं है जरा भी। ओके ओके, चलो 2 टॉपिक कर लिया अपन ने आज। टी टेस्ट कंप्लीट हो गया, इधर से सैलरी बिल्कुल फिनिश हो गया। ठीक है, हाँ जी सर। चलो ठीक है जी, फिर मिलते हैं कल को। ठीक है सर।